डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचित शर्मा। धीरे धीरे जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसी तरह से चुनावी माहौल भी गर्म होता दिख रहा है। 26 अप्रैल को जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने हैं और भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों को उनके पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं, अपनी पॉलिसीज, अपने न्याय पत्र, घोषणा पत्र के बारे में बता रहे हैं। इस डिबेट शो में हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मुंशीराम सलालिया जी हैं और भाजपा के डिस्ट्रिक्ट रियासी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट पूरन सिंह जी इस समय हमारे साथ है। इन दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ वादे लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इन पार्टीज को, इनकी पार्टीज को वोट क्यों दे, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास जाते हैं क्योंकि पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और कई सारे सवाल भी इनसे पूछने हैं कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया और जो नहीं किया, जो वादे किए थे उस पर आखिर इनका क्या कहना है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? अंचित जी, भाजपा के पास सबसे बड़ी बात जो है, एक ऐसा लीडर है जो सिर्फ भारत में ही नहीं, जो पूरी दुनिया में स्वीकार्य है, जिसकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में है, जिसकी गारंटी, जो खुद गारंटियों की गारंटी है। पिछले अगर हम 10 सालों में देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सुशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो देश ने जो राष्ट्रवाद एक के रूप में आगे बढ़ना था, उस हर क्षेत्र में हम कई गुना आगे बढ़े हैं मोदी जी की क़यादत में। और हमारी जो हर जगह की जो अपनी लोकल लीडरशिप भी उसी तरह की लीडरशिप को लेकर हम आगे बढ़े हैं। जी चलिए, इनके पास इनका ये कहना है कि इनके पास नेता है, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेता है जिनकी पहचान जो है वो पूरे वर्ल्ड में है और जो इन्होंने मुद्दे गिनाए कि इन क्षेत्रों में ये आगे बढ़े। आप कितना सहमत है? गारंटी की बात इन्होंने कही। मैं रियासी अपडेट का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आज आपने इशू रेज किए हैं, जबकि 26 तारीख को हमारे इस पार्लियामेंट्री हल्का में वोटिंग होनी है और आप इन बातों पर बात कर रहे हैं जो आज आम लोग चाहत रखते हैं कि इन बातों को सुना जाए। मैं अपने साथी जो हमारे अजीज एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी है, उनका फर्ज बनता है कि वो अपने लीडर की तारीफ करें, करनी भी चाहिए। अगर वो उनको कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में तारीफ हो, वो उनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो खुद गारंटी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, झूठ की गारंटी है। 370 तो तोड़ा उन्होंने, झूठ कैसे हो गया? 370 की जहां तक आप बात करते हैं, 370 के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर अपनी हरी झंडी दे दी और हरी झंडी क्या फैसला दे दिया। और इनको ये पता होना चाहिए कि 370 के बारे में आज से पहले कांग्रेस के उन लीडरों ने जिन्होंने रियासत को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया था, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने भी बोला था, ये जो 370 की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मैनिफेस्टो में बार बार कह के देश में इसको बेचा करते थे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब JNK को हिंदुस्तान के साथ विलय किया था महाराजा हरि सिंह ने, और उस वक्त जब जिसने स्टेट को संभाला था एज ए प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को विलय किया था। और नेहरू जी ने ये कहा था कि ये 370 कोई ऐसी बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी था। और झूठ की गारंटी कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी को ये। देखो, मोदी जी की गारंटी जो है उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले जो 370 की बात कर रहे हैं, 370 का जो विलय हुआ है वो तो महाराजा हरि सिंह ने किया था। ये जग जाहिर है कि उस समय कई लोग ऐसे भी थे जो उसमें अड़ंगे अड़ा रहे थे, लेकिन 370 का फिर भी विलय, जो जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण विलय जो किया गया था, लेकिन उसके बावजूद पिछले ये क्या कारण था कि ये इतने सालों तक 370 को, उस समय तो उसमें लिखा गया है कि ये एक ट्रांजिस्ट्री है, ये एक यही बात आप कह रहे थे ना, जो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसे हटा दिया जाएगा, ये कुछ ऐसा ही कुछ आप कह रहे थे। लेकिन वो 70 साल के बावजूद भी वो
370 की आड़ में यहाँ तक क्या होता रहा, यहाँ पर अलगाववाद पनपा, आतंकवाद पनपा, कितना यहाँ पर खून खराबा हुआ, और ये क्या कारण था कि इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा था। आज 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जी की जो एक अलग से एक तस्वीर और तकदीर बदली है वो सामने दिखती है। 2019 के बाद कोई कैलेंडर जारी नहीं होता है, जब कश्मीर में आतंकवादी की घटनाएं बिल्कुल जीरो पर आ चुकी हैं, टारगेट किलिंग हो रही है अभी, टारगेट किलिंग हो रही होगी, लेकिन वो पहले की किलिंग जो आपको याद है, जो सिलसिला 1989 में शुरू हुआ था, टीकालाल टपलू की हत्या के बाद और जस्टिस गंजू की हत्या के बाद 1996 में जो लगातार हत्याएं हुई, जिसमें 1998 में बदामा अटैक जिसमें 30 से लोग ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 2002 में अपनी विधानसभा पर अटैक, उसके बाद 2006 में एक दिन में 67 लोग मारे गए। ये क्या चल रहा था ये लगातार। उसके बाद भी मैं नहीं कहता कि आतंकवाद उसके बाद एकदम खत्म हो गया, 2014 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद भी आतंकवाद रहा, लेकिन अब जो सॉफ्ट स्टेट की जो हमारी जो छवि थी वो भी मोदी, हमारी ये गारंटी है हमारी, वो चेंज करी हमने। अब दुनिया को पता है कि ये सॉफ्ट स्टेट नहीं रही। अब मोदी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो यहाँ भी मारते हैं, अंदर घुसकर भी मारते हैं, जिसका सबूत है बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक होगी, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक, गारंटी को आपने झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये गारंटी दी गई थी कि आतंकवाद खत्म करेंगे और बेहद कम कर दिया है। और जो कैलेंडर जारी होता था आपके समय में, आपकी सरकारें भी रही, एनसी की रही, पीडीपी की, वो कैलेंडर जारी होना बंद हो गया, दुकानें खुल रही हैं, टूरिस्ट जो है वो काफी संख्या में आ रहा है। तो आपको इसको दिक्कत क्या मानने में? अगर मिलिटेंसी, मैं आपको आपके माध्यम से पूरी रियासत के लोगों को, यूटी के लोगों को और अपने एडवोकेट साहब को भी बताना चाहूंगा कि शायद ये भूल रहे हैं कि ये जो इन्होंने अपने लिए एक सीट बनाई थी अपना अनंतनाग पुंछ राजौरी की, ये कैंडिडेट तो वहां खड़ा नहीं कर सके। ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने सुधार दिया। यहाँ तक इनकी अपनी हालत इतनी पतली हो गई है। कल एक मीडिया वाला जेएनके के प्रेसिडेंट को पूछ रहा था कि आप बताओ जी वहां पर बीजेपी कैंडिडेट क्यों नहीं दे सकी, क्यों नहीं खड़ा किया, वोट किसे देंगे ये भी पूछ रहे। ये उनके पास कोई जवाब नहीं था और ये हालत हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि इनका प्रेसिडेंट उठ के भाग जाएगा। ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्पष्ट सवाल जो इन्होंने मुद्दा उठाया कि पहले से हालात सुधरे हैं और हमारी छवि भी जम्मू कश्मीर की सुधरी है, क्योंकि पहले हम कहीं जाते थे तो आतंकवाद के लिए पूछते थे लोग, उसमें बेहतरी हुई है। थोड़ा मानने में क्या अगर नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जिस तरीके का ये फर्क है इसको मैं कोई फर्क नहीं मानता हूँ। पुलवामा का जो अटैक हुआ, 44 हमारे नौजवान मर गए, 350 अपने जो आरडीएक्स लेके गाड़ी वहां पहुंच गई, वो किसका कसूर है, वो कहां से आया, बैरियर क्यों हटाएंगे? मैं जो इनसे पूछना चाहता हूं, आप उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते? ये आतंकवाद हटाने का तरीका है। आपने अगर आर्मी के हालात ठीक है, अगर हालात ठीक हैं तो कैंडिडेट खड़ा करने में क्या दिक्कत थी? कश्मीर में अनंतनाग राजौरी सीट में कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, क्या डर था कि जमानत जब्त हो जाएगी या वोट कम मिलेंगे? तो संदेश क्या जाएगा जो आप ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने ये काम कर दिया जम्मू कश्मीर में, 370 हटाने के बाद लोग खुश हैं, क्या ये गलत संदेश जाना था वोट कम मिलते? दोनों बातों पर मैं अंकित जी बोलना चाहूंगा, मुझे पिछली बात भूल ना जाए, इसलिए पहले मैं आतंकवाद पर जो बात कही इन्होंने कह दूं मैं, जो लोग इस समय अफस्पा हटाने की बात कर रहे हैं, जो आतंकवाद निरोधी कानून है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हालात सुधर गए हैं, ये बात एक तो बनती नहीं। लेकिन जो पहले जहां पर होता था, पहले जहां पर जब 2002 में प्राणकोट इंसिडेंट हुआ, हमने क्या किया? अब यहाँ पर मुझे याद है आज भी हमारे चमनलाल गुप्ता जी आए और उन्होंने फारूक साहब को कहा, ये जो किलिंग्स हुई हैं, ये हत्याएं हुई हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं, ये क्या आपको दिखता नहीं? ये लोगों को हलाल तक किया जा रहा है। 2006 में एक दिन मैंने जिसका जिक्र किया वो इसी महीने की बात है, 30 अप्रैल की बात है, बसंतगढ़ और डोडा में एक दिन में 57 लोग मारे गए। हम लोग क्या करते थे? कुछ नहीं कर पाते थे हम। लेकिन जब ये वाला अटैक हुआ, चाहे वो उड़ी का अटैक हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, उसका जो जवाब दिया गया है वो पूरी दुनिया ने देखा होगा, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। एनसी के लोग, कांग्रेस के लोग भी तो मारे गए, मिलिटेंटों ने इनको भी तो मारे गए होंगे। लेकिन ये तो यहाँ तक होता था कि कांग्रेस का लीडर भी मारा जाता था,
नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मारा जाता था, लेकिन रोकना किसका काम था उसको? बीजेपी के लोग तो मारे ही जाते थे, हमारे कार्यकर्ता तो जगह जगह शहादतें हुई हैं हमारी, लेकिन ये रोकना किसका काम था? ये सरकारों का काम था। दूसरी बात, जो बात इन्होंने कही कि हमारा सीट की बात, सीट की बात पर आइए आप। सीट की बात के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो इसका जवाब हमारे प्रधान ने उसी समय दिया है। हमारा कह रहे हैं उनके पास जवाब नहीं था पत्रकार के सवाल का, जवाब नहीं था। सर, हमारा जम्मू कश्मीर में जन्नादार बड़ा है, वो जन्नादार पिछले चुनावों में भी दिखा है, लेकिन कैंडिडेट कहां कहां इंस्टॉल करने हैं ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इसमें डिसाइड करता है। अमित शाह जी उसमें मेन उसमें काम करते हैं, वो खुद देखेंगे कहां पर हमने अपना लीडर हमने इंस्टॉल करना है और कहां हमने किसी को दूसरे को सपोर्ट करना है। हमने यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा आप जैसे नेताओं को, रविंदर रैना जी को नहीं पूछा जाएगा, प्रधान को, सचिव को राय नहीं ली जाएगी उनकी? पूछना एक अलग बात है, लेकिन जो सीटों का बंटवारा होता है उसके लिए पार्लियामेंट बोर्ड है। अब पार्लियामेंट बोर्ड में जो लोग होंगे वही रिजर्वेशन अगर आपने दिया तो कैंडिडेट क्यों खड़ा नहीं किया? इसीलिए उन्होंने कहा कि वहां पर जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो हमारे समर्थन से जीतेगा। किसका समर्थन करने वाले? ये तो मैं तभी तो आरोप लगता है, तभी आरोप लगता है कि आपकी ये वाली ए पार्टी है, बी पार्टी है। जी, कैंडिडेट पर जो जवाब दिया संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वहां पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है, कांग्रेस ने जम्मू में इलेक्शन लड़ रही है, कश्मीर के अंदर एनसी इलेक्शन लड़ रही है, लेह में कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, 3 सीटों का समझौता हुआ है। वहां पर क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को समर्थन करने वाले हैं क्या? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो जीतेगा वो हमारा, वो जो कोई रात को सोए हुए सुपने देखने वाली बात है। ये इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बेसिकली इनको पता था कि हम बुरे तरीके से हारेंगे, चाहे वो अनंतनाग पुंछ राजौरी की सीट हो, कश्मीर हो, कहीं भी। ये जो कराए के पहाड़ी रिजर्वेशन तो दिया इन्होंने, पहाड़ी रिजर्वेशन दिया, उसी का जवाब इनको मिलना था अगर वहां कैंडिडेट खड़ा करते। यही तो हम जब पूछना चाहते हैं कि आपने जो भी अभी तक किया है वो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर के अंदर तो इनका नामो निशान नहीं है। जम्मू के अंदर जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनकी जो प्रचार करने वाली गाड़ी है ना, उनके ऊपर आप कैमरा मार के देखना, खाली मोदी जी का फोटो है, इनके कैंडिडेट का फोटो नहीं है। कैंडिडेट का फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? लोग फाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि ये वोट मांगने के लिए पंचायत के पंच की इलेक्शन लड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी के नाम पर वोट दे दो। सरपंच की लड़ेंगे, अगर उनके पास नेता है, ऐसा नेता है जिनके नाम पर वोट मिल रही है, जो सेंटर में काम कर रहा है इनके अनुसार, तो वो क्यों ना वोट मांगे उनसे? सेंटर में जो काम कर रहे हैं ये लोगों को अंधेरे में रखने वाली बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता 2023 में जनवरी महीने में सारी की सारी पेंशनें बंद कर दी गई, चाहे वो विडो पेंशन थी। आऊंगा मैं, तमाम मुद्दों पर आएंगे हम। क्या लगता है 2 सीटें जो हैं, उधमपुर कठुआ वाली सीट जो, और रियासी जम्मू वाली सीट जो है, क्या समीकरण रहने वाला है? आप तो दावा करेंगे जीतेंगे, लेकिन क्या बड़े मार्जिन से आप दावा कर रहे हैं या फाइट होने वाली है या पसीने छूट रहे हैं भाजपा के भी? देखिए, जो उधमपुर और कठुआ डोडा की सीट है उसको भी हम जीत रहे हैं, जो रियासी जम्मू सांबा की सीट है उसको भी हम जीत रहे हैं। 4 जून के बाद भी बात करेंगे, अब हम बिल्कुल बात करेंगे, आपके सामने आएंगे। ये दोनों सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन उन जो बाकी जो बची 3 सीटें जम्मू अपने कश्मीर की 2 सीटें और एक जम्मू और कश्मीर को मिलाकर अनंतनाग और राजौरी वाली सीट। गुलाम नबी आजाद जी तो कह रहे हैं कि ये 2.5 सीटें हो गई यहाँ की और वहाँ की, आधी सीट कर दी कश्मीर और उसकी 3-3 कर देते। गुलाम नबी जी के बारे में नहीं मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं इस पर स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारा जो मकसद है। उन पर टिप्पणी क्यों? एनसी पर टिप्पणी या कांग्रेस पर टिप्पणी, तो उन पर टिप्पणी क्यों नहीं करें? नहीं, वैसे नहीं, मुझे कोई उसके बारे में आइडिया नहीं। जो बात आप कह रहे हैं उसके मैं जो कहना चाहता हूँ, हम 2 सीटें ये वाली जहां पर हमारे कैंडिडेट है ये जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने कही अभी कि इनका लीडर जो है वो सिर्फ मोदी की बात करी, मैं आपको बता दूं, पार्टी हमारा जो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी इस समय 18 करोड़ मेंबरशिप है, 18 करोड़ हमारे मेंबर्स हैं। हमारे कार्यकर्ता मोदी ही नहीं, वो तो विश्व स्तर के लीडर हैं, नेशनल स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, और हमारे ग्राउंड पर बूथ लेवल पर हमारे बूथ प्रेसिडेंट और बूथ समितियां तक तैयार है हमारी, बूथ लेवल पर लड़ने वाले। और रही बात जो कैंडिडेट का चेहरा नहीं दिखाकर वोट मांग रहे आप,
पीएम के नाम के वोट मांगे। कैंडिडेट का भी बताए ना, क्या किया, क्या आगे करेंगे, वो भी स्थानीय मुद्दों की भी बात करें। कैंडिडेट बिल्कुल, आप यहाँ की बात कर लीजिए, आप रियासी की बात कर लीजिए। रियासी में यहाँ पर पिछले दिनों हमारे नेता रहे अजय नंदा जी, दुनिया भर के काम उन्होंने यहाँ करवाए हैं। जहाँ पर ग्रिड स्टेशन था, कई दशकों से पेंडिंग पड़ा था, लेकिन आज वो चालू कर दिया गया है। ट्रांसफार्मर का मुझे याद है, कहा था 24 घंटे बिजली मिलेगी रियासी को, केंद्रीय विद्यालय भी नहीं मिला है और वन टोल प्लाजा वाला इशू भी हल नहीं हुआ है। सर जहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पहले मैं बिजली की बात कर रहा था, बिजली आज पहले मुझे याद है 3-3 दिन के बाद, 4-4 दिन के बाद ट्रांसफार्मर मिलता था। आज सिर्फ ट्रांसफार्मर, हम अभी सिर्फ फोन करते हैं, वो कहते हैं आधे घंटे में आ रहा है। ये कंडीशन है आज बिजली की। और बाकी यहाँ पर इस समय जब ये है लोकल नेता यहाँ के, और हमारे जो लोकल लीडर्स भी हैं, जहाँ इन्होंने बात करी अभी के पेंशन बंद है, सर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, पेंशन भी लगी हुई हैं और हमने अपने हाथों से लगाई हैं। लोगों की खुद जाके फॉर्म भर के पेंशन लगाई है। किसी की कोई अब आपसे समझेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं जो हल नहीं हुए हैं और किन मुद्दों, स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो असर करेंगे, हालांकि ये तो मोदी के नाम के वोट मांग रहे हैं, ये कि केंद्र के नाम का वोट मांग रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जो हल नहीं हुए और पेंशन पर जो इन्होंने जवाब दिया उस पर क्या कहेंगे? मैं पेंशन के बारे में इन सबकी नॉलेज में जो लाना चाहूंगा कि इन्होंने जनवरी 2023 से जब एक सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया कि सबकी पेंशनें बंद, आप ये कागज बनाओ, वो कागज बनाओ, और उसमें क्राइटेरिया बना दिया जी कि अगर किसी गलत इंसान को मिल रही है, गलत जो सुन लीजिए, तो वो बंद करना, तो भ्रष्टाचार की बात खत्म करने की बात करनी। मैं पूरी आपको बात बताता हूँ। जो गलत अगर किसी को मिल रही है, हम उसका कोई समर्थन नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जेन्युइन लोगों को, अगर कोई हैंडीकैप है, विडो है, अपना ओल्ड एज वाले हैं, और उनको पेंशन अगर सरकार ने लगाई हुई थी, उनको विद वन स्ट्रोक बंद कर देना, ये कौन सा इंसाफ है? और आज की तारीख में सबकी तो बंद नहीं हुई, सबकी बंद 100% बंद की। उसके बाद लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, पता नहीं कितने कितने तोड़े। कई ओल्ड एज वाले तो 90+ है, वो तो कागज भी तैयार नहीं कर सकते। उनके बच्चे परिवार दौड़ दौड़ के जाके कागज बनाने में कितने कितने दिन लग गए। शुरू हो गई बहुत सारे लोगों की, कई लोगों की शुरू, मैंने कहा था नहीं लगी। और क्या मुद्दे हैं? और क्या मुद्दे? इसके अलावा ये बात करते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रिड स्टेशन की बात करते हैं, ग्रिड स्टेशन को इन्होंने नहीं चालू किया, आपने तो छोड़ दिया था। नहीं छोड़ा नहीं, वो तो हमने वहां पर जब शुरू किया था, बनाना भी हमने था। अब ये कहेंगे कटरा का रेलवे स्टेशन हमने बनाया, चिरैनी का टनल हमने बनाया, वो खाली फीता काटने के लिए। ये वाला पुल भूल गए आप? मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से रेलवे लाइन हमने बनाई, एशिया का सबसे ऊंचा पुल हमने बनाया। फंडिंग तेज इन्होंने की, इनका कहना है कि फंडिंग भाई, जो भी आदमी सरकार में आता है उसका फर्ज बनता है, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन है, जिन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू कर दिया जाता है, जो भी उसको संभालेगा उसने उसको चलाना है, उसका फर्ज बनता है। लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आज तक कांग्रेस ने देश के अंदर जितनी प्रॉपर्टी बनाई, पब्लिक सेक्टर बनाए, बेचा एक नहीं। आज की ये जो सरकारें हैं, ये कहते हैं मनमोहन सिंह जी के लिए कहते हैं वो मौन प्रधानमंत्री। अरे भाई, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, वो मौन नहीं थे, वो मनमोहन जी थे, और उन्होंने इस देश को उस जगह से उठा के उस लेवल पे पहुंचाया है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाज के अंदर चलते हैं। वरना हालत ये थी, मुझे याद है, मैंने देखा है, हमारे पास हमारे देश का सोना भी गिरवी था, वर्ल्ड बैंक के पास हम लोन में थे, हमारे पास एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के लिए नहीं थी। हमने जब मोदी जी को सरकार सौंपी है तो हमारा देश समर्थ देश था, हमारे पास सब कुछ था। इन्होंने नया क्या बनाया? जो औलाद बाप की बनी हुई प्रॉपर्टी को बेच के अमीरी दिखाए, वो अमीरी नहीं, वो देश को, घर को बदनाम करने वाली औलाद होती है। इनका कहना है कि निजीकरण किया जा रहा है। उस पर 2-3 बातें आई हैं इसमें। पहले तो जो पेंशन की बात आई थी, पेंशन पर मैं बता दूं, पेंशन के लिए ऑर्डर हुआ था कि आपने क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक 2023 की रिपोर्ट है, एक दिसंबर की, 2023 जनवरी की एक रिपोर्ट है कि 4 करोड़ राशन कार्ड जो थे
वो फेक पाए गए और उनको फर्जी राशन कार्ड पाए गए। तो इसीलिए जो ये भी मसला था, पेंशन वाला मसला था, इसमें एक बार डॉक्यूमेंट मांगे गए। डॉक्यूमेंट में क्या था, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट फाइल करना था, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ या कुछ एज सर्टिफिकेट जो आम मिल रहा है, जो बीएमओ दे रहे हैं। ये दो उसमें मेन थे, बाकी तो उसमें बैंक का अकाउंट ही लगता था। अब इन्होंने कहा कि सोना गिरवी की बात आई और देश किस हालात में था वो मैं बता दूं। सोना गिरवी 90s में रखा गया था, उस समय भी सरकारें कांग्रेस की ही थी, हमारी सरकार नहीं थी। और उस समय की जीडीपी अगर नोट कर लें, 2% जीडीपी थी उस समय। और उस साल 1990 में 2 बार रुपए की डिवेल्युएशन करी गई थी। ये उस समय के हालात है और एक आज हालात है। हर चीज में हमने डबल छलांग लगाई है, चाहे उसमें देश में एम्स खोलने की बात थी। एम्स देश में कितने एम्स थे। रेलवे की जो बात कर रहे थे, रेलवे का प्रोजेक्ट तो 1971 में बात हुई थी, लेकिन हुआ क्या उसमें। वाजपेयी गवर्नमेंट के आने के बाद 2003 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया और उसमें थोड़ी फंडिंग शुरू हुई। और जब मोदी जी आए तो उन्होंने इसको प्रायोरिटी पे लिया, इस पे लिए फंड्स लगाए। अभी जो पिछले साल 2022 में मोदी जी आए थे, 32,000 करोड़ का एक पैकेज दिया था और उसमें कहा कि तो जितनी जल्दी हो सकता है इतनी जल्दी इसको खत्म किया। आपने कहा डबल डेवलपमेंट हुई, तो महंगाई भी डबल बढ़ी, सिलेंडर के रेट भी 10 सालों में जितने 50-60 सालों में इनकी सरकारों में नहीं बढ़े, उतने आपने 10 सालों में बढ़ा दिए। और भी कई चीजों के रेट इतनी तेजी, पेट्रोल के रेट इतनी तेजी से बढ़े, मैं आपको बता दूं वो भी डबल तेजी से बढ़े ना। मैं कई सेक्टर्स में हमने कई गुना 10 साल में जो काम पिछले 66 ईयर में नहीं हुआ था वो 10 साल में हुआ था। जैसे मैंने एम्स की बात करी तो एम्स कितने थे, एक एम्स, हाँ एक एम्स में 6-7 साल आपके भी थे। एक मैं वही कह रहा हूँ 66, 70 नहीं कह रहा, मैं 66 कह रहा हूँ, क्योंकि 1956 में पहला एम्स ठीक है खुल चुका था, उसके बाद 0 एम्स, उसके बाद अटल जी की मेडिकल कॉलेज भी हमने डबल हुए हैं। 300 मेडिकल कॉलेज सिर्फ 387 थे पहले, अभी 717 के कुछ इससे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी 700 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए। हमने रेलवे ट्रैक्स की बात हो, वंदे भारत 0 वंदे भारत, आज 40 से ज्यादा वंदे भारत चल रही है। चलिए डबल काम हुआ 10 सालों में, इतना तो आप 50-60 सालों में नहीं करवा पाए। बिल्कुल डबल, इन्होंने तो गिना दिया। बिल्कुल डबल कह रहे हैं। एम्स के लिए कितनी मांग करते थे लोग, लेकिन एम्स नहीं खुलता था। अब तो एम्स हो गए, मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए, जवाब दे रहा हूं, IIT IIM खुल गया। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जब डबल नहीं इनको ट्रबल कहना चाहिए। 400 का सिलेंडर 1200 में तो ट्रबल हुआ, डबल नहीं हुआ। इसी तरह से बाकी चीजें भी ऐसे ही हुई। तो कम हुआ, 1000 रुपए का कितने का हुआ, 900 रुपए का, 900 कुछ का हुआ, फिर भी डबल से ज्यादा ही है। फिर भी डबल गलत बोल दिया इन्होंने 2.5 गुना बोलना चाहिए था। मैं तो ट्रबल कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कम कर दो। इन्होंने 400 का सिलेंडर 1200 तक बेचा। इन्होंने जो भी किया है, जिस वक्त सिलेंडर की कीमत अगर 50 रुपए, 60 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए बढ़ती थी तो जो सिलेंडर के ऊपर बैठ जाते थे सड़क में। ये तो इनकी हालत थी। लेकिन कांग्रेस, यही से एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आपके लिए, ये बैठते थे और उसका रिजल्ट भी हुआ, इन्हें सत्ता में लोगों ने लाया, आपको हटा दिया। आप तो बैठते नहीं, मुद्दे उठाते नहीं है। लोग कहते हैं कि अपोजिशन वालों को आप पता ही नहीं है अपोजिशन का कैसे। मैं आपको बताता हूँ क्या है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का फर्क इसी बात में है। कांग्रेस अपोजिशन में रह के भी देश के बारे में बात करती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर रह के भी विदेश की बात करती है, देश की बात नहीं करती है। अगर कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर बैठेगी तो जिम्मेवारी के साथ जवाब देगी, जिम्मेवारी का सवाल उठाएगी, कभी इस तरह की मुखालफत नहीं करेगी जो देश के इंटरेस्ट में ना हो। इन लोगों को क्या पता है ये देश बना कैसे है, इन्होंने कौन सा कोई आजादी के लिए कोई काम किया है। जिन्होंने 70 साल तक, ये 70 साल कहते हैं ना, जिन्होंने अपने पार्टी के दफ्तर में, RSS के दफ्तर में कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वो आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं। इस बात में सच्चाई है क्या? मैं इसमें बता दूं कि मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो हमारे बड़े हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। मैं फिर भी विनम्रता के साथ कहता हूं कि ऐसी बात कांग्रेस के लिए कहना उचित नहीं लगती मुझे। पिछले दिन राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं और दावेदार हैं, वो फॉरेन में जाकर कहते हैं कि
ये जो डेमोक्रेसी की सुरक्षा करने वाले लोग हैं वो इंडियन डेमोक्रेसी को बचाएं। कांग्रेस के एक से लेकर बड़े से लेकर छोटे नेता तक लोग तो करप्शन में हैं। कांग्रेस 80s के दशक में देख लो आप, पहले तो बोफोर्स घोटाला, फिर उसके बाद नेशनल हेराल्ड घोटाला। आज की डेट में कांग्रेस के जितने अलाइज हैं वो किसी ना किसी केस में वो जेलों के चक्कर काट रहे हैं। और यहाँ पर और भाजपा क्या कर रही है? वॉशिंग मशीन के साथ उन्हें साफ करके अपने में लेते जा रही है। भाजपा ने इसके लिए हमारी टॉप लीडरशिप ने स्पष्ट कहा हुआ है कि जो जहां पर भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है इस समय। मैंने पहले ही कहा। आदर्श घोटाले के बारे में सुना आपने? पुराने घोटाले तो आपने गिना दिया, आदर्श घोटाले लोग पार्टी में आए, लेकिन उसका ये कदापि मतलब नहीं है किसी से केस विड्रा किया जाएगा। कोई केस किसी से विड्रा नहीं हो रहा। जो जिनको प्रधानमंत्री से लेकर आपके नेता से चक्की पीसिंग करते थे उनको अपने साथ मिला दिया। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो आपको आपत्ति क्या है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है। मुझे हंसी आती है ये कहने में कि जो जिसके ऊपर भी कोई केस की बात करते हैं, कहते हैं ये करप्ट लोग हैं। जिस दिन वो पीला कपड़ा गले में डाल के और वो कमल का फूल लटका देते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे 7 समुद्र नहा के आगे। अजीत पवार जिसके ऊपर कहते 70,000 करोड़ का घोटाला है, मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। और जिस दिन उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन किया, उसी दिन घोटाले बंद और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरकार में बन गई। आप मुझे गंभीर सवाल है ना कि आप आरोप तो उन्हीं पे लगाते हैं, फिर जब आपकी पार्टी में आ जाएं तो स्वच्छ हो जाते हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? आप विपक्ष बार बार पूछता है, कहाँ रखी है वो मशीन? आप इसमें मैंने जवाब दे दिया है। लेकिन मैं इससे बचेंगे आप? मैं कांग्रेस इस सवाल मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करता। मैं इस समय मैं सीधी सी बात बता दूं कि जिसको ना निज गौरव निज देश का ध्यान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। देश का आज की डेट में गौरव बढ़ा है। ये भी मैं भी तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि देश का गौरव और बढ़ाना चाहिए और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में आपको नहीं लेना बिल्कुल चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिनपे आरोप है अभी साबित नहीं हुए, दोषी नहीं हुए वो। नहीं, पार्टियों में आना, पार्टी आप जानते हैं, पार्टियों में कोई किसी को सीएम बना देना, उप मुख्यमंत्री बना देना, राज्यसभा टिकट दे देना, एमपी की सीट दे देना, बीजेपी में पद दे देना। पार्टी तो किसी को सैलरी नहीं देती, ठीक है। वो एक वैधानिक पद है, उन पर लोग पहुंचते हैं। वो तो लोग जेलों में सीएम पर आप आरोप लगाते थे। वो तो लोग जेलों में बैठे थे और वो पहुंचे हुए थे। पश्चिम बंगाल के आपके जो नेता हैं उन पर आरोप लगाते थे, जब वो आगे आपके आरोप खत्म हो गए। छगन भुजबल, कई सारे नाम हैं आदर्श घोटाले के आरोपी। मैं आपको बता दूं, किसी से अगर कोई ऐसे लोग जिन पर केस चल रहे थे, कोई केस किसी से विड्रा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रजौरी में एक लीडर के नेता, हमारे नेता के घर के ऊपर बुलडोजर चला था। लोग कहने लगे नहीं जी, ये तो बीजेपी वाले अपने आप को नहीं बचाते हैं। जहां किसी को कोई बचाया नहीं जाता। जो प्रधानमंत्री ने जी ने कहा है वो डाउन टू अर्थ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि सत्ता में ज्यादातर पहले आप रहे। आपके नेता अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो कार्रवाई ये कर रहे हैं, उसको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। उनके खिलाफ बोलते हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, दे शुड गो टू द जेल्स। लेकिन अगर वही आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो कैसे शुद्ध हो जाता है? मुझे ये बड़ी हैरानगी है। आज तक मुझे ये बता दो कि कोई आदमी, जितने भी करप्ट आदमी इनके पास गए हैं, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? मैं हैरान हूं। वो पहलवान लड़की है, जंतर मंतर पर बैठ के चलाती रही बची हैं, और उस आदमी को आज भी मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और देश के प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में उनको टिकट मिल गया क्या? वो जिनकी बात ये कर, मैं उनके बारे में मुझे नहीं पता है। टिकट मिला होगा उनको, क्योंकि उन पर कोई वैसे प्रूफ कुछ नहीं हुआ था। और वो लड़कियां किस लिए कर रही थी वो भी क्या उनको? बिल्कुल वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ, वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे। अब आएंगे मुद्दों पर आएंगे। डेवलपमेंट के कौन से ऐसे काम है जो पिछले 5 या 10 सालों में आपने जम्मू कश्मीर और खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, जो रेलवे का काम ही हुआ है। और रेलवे का प्रोजेक्ट जो पहले वाजपेयी के टाइम में और बाद में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसमें कांग्रेस काट दिया हजारों, इसे आप उसका आप
डेवलपमेंट का मॉडल देख ले। 2014 के बाद जिस स्पीड से ये काम शुरू हुआ और 2014 में आने के बाद मोदी जी ने सबसे पहले जो कटरा में हरी झंडी रेलवे को दिखाई, वो मोदी जी ने, ये क्यों वेट कर रहे थे पे। उसके बाद तेजी आई जो काम में, जो हमारे टाइम में आई, और सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट में कितने लोगों को काम मिला होगा ये आप समझ सकते हैं। ये एक कठुआ से लेकर और पूरे श्रीनगर तक हर जगह काम मिला है। और उसके बाद एम्स देखो आप, 2 एम्स जम्मू को दिए गए हैं, जो सिर्फ पूरे भारत, जम्मू कश्मीर को 2 एम्स दिए गए। IIT और IIM दिया गया है। जो एम्स पूरे हिंदुस्तान में 1 एम्स हुआ था। वाजपेयी आने के बाद 6 एम्स नए सैंक्शन हुए। उसके बाद सारे के एक एम्स अपने मनमोहन सिंह उनके जम्मू के एम्स के लिए तो कांग्रेस ने संघर्ष किया, इन्होंने रैलियां की, प्रोटेस्ट किए, उसके बाद जम्मू में आया एक एम्स। सिर्फ जम्मू की एम्स की क्रेडिट तो इनको भी दे। मैं आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय तो सिर्फ 2 ही एम्स की बात आती है। एक एम्स शुरू के इनके प्राइम मिनिस्टर, अपने पहले प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे मनमोहन सिंह के टाइम में। बाकी तो और क्या हुआ, IIM IIT हुआ, और क्या एक्सप्रेस भी गिनाएंगे वो डेवलपमेंट में। कटरा उसका हालांकि कटरा तक आने में उसका कुछ विरोध भी हो रहा है। 6 घंटे में दूरी तय होगी कटरा से लेकर दिल्ली तक की। क्या ये छोटा प्रोजेक्ट है क्या? यहाँ पर जो काम लगे हुए सड़कें के, ठीक है, कभी शुरू में हमने भी विरोध किया, हमने कहा कि ये सड़कें डिले के, आज जिस पैटर्न पर वो सड़कें बन रही थी, ऐसी तो पहले कभी देखने को नहीं मिली है। किस ढंग से कंक्रीट रोड बन रहे हैं। चलिए एक्सप्रेस वे, IIT, IIM, एम्स जो कभी मिलता रहे, और डिग्री कॉलेज कितने हो गए यहाँ पे, ये डेवलपमेंट आपको नहीं दिख रही? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने बोला कि कटरा में फीता काटा मोदी जी ने, तब जाके रेलवे स्टेशन का फीता काटा। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हर चीज तैयार हो गई थी तो फीता काटना कोई भी काट ले, चाहे वो मोदी जी काटे या कोई और, जो भी काटे आके, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको ये बड़े ईमानदारी से कहना चाहिए कि ये बनाया कांग्रेस के टाइम का है। जहां तक ये कहते हैं जो इनको काम करना चाहिए था, ये जो इनके तो जो आज यहाँ कैंडिडेट है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, कैसे फोटो लगा दें गाड़ी पर अपना तस्वीर मोदी जी की, इसलिए लगाते हैं कि उनका ही चेहरा लगा के वोट मांगनी। आप भी लगाइए, राहुल गांधी जी का लगाइए, पहले भी होगा, पहले हम लगाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, बन टोल प्लाजा है, उसके लिए यहाँ रियासी में कई मीटिंगें हुई जिसमें सभी पार्टियों के लोग बैठे, भारतीय जनता पार्टी के भी बैठे। लेकिन जो आज जहां पर MP की इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो चले गए यहाँ से, जम्मू उधर कठुआ उधमपुर से लड़ रहे हैं, वो उनको तो ये बन टोल प्लाजा का मसला नहीं हल कर सके। लेकिन आपने कहा कि रेलवे स्टेशन आपके समय में बना, बन टोल प्लाजा किसके समय में बना? बन टोल प्लाजा, ये टोल तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, नहीं कोई ऐसी जगह नहीं। आपके समय में लगा था? नो 10 साल के पहले लगा था, ये कब लगा था? ये टोल प्लाजा पहले का लगा। और मैं बता दूं, जो टोल प्लाजा की बात है, उस पे हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज देनी है, अच्छे रोड देने हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, आज हिंदुस्तान, और बढ़ाते जाएंगे आप, आज हिंदुस्तान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर में टॉप है, नंबर 1 आ रहा पूरी दुनिया में। हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज दूसरे नंबर पर हैं, हम ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर पे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हम चौथे नंबर पे। इतने बड़े बड़े हम चंद्रमा पर पहुंचने वाले, आज हम जो उसके साउथ कॉर्नर पर पहुंचने वाले, हम नंबर 1 बने हैं। कांग्रेस तो को क्यों नहीं दिख रहा है? इस तरह हम जो बड़े काम करते हैं, अब ये इसके लिए भाई कौन सा चश्मा पहन के लोग बैठे हैं, क्यों उनको इतनी आप बड़े काम करते हैं, तभी केंद्रीय विद्यालय रियासी डिस्ट्रिक्ट का स्थानीय मुद्दा आप हल नहीं करते, बन टोल प्लाजा हल नहीं करते, मैं स्थानीय रेट बढ़ाते जा रहे हैं। बता दूं मैं आपको, जो केवी का मसला है, रियासी का केवी एक इकलौता केवी नहीं है, बाकी भी कुछ केवी हैं जो जिनकी फाइलें बन चुकी हैं। एक लिस्ट भी आई थी रियासी और कटरा में बनने वाला था, वो कहाँ जो एक साथ सभी के सभी बनने हैं, वो सब कुछ प्रक्रिया में है, आपको पता है। इसके बाद दूसरा चुनाव भी है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो काम हुए हैं उनको क्या मतलब है इनका, उसके लिए रखा है इन्होंने केंद्रीय विद्यालय? ऐसा है कि अब इनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं है। केंद्रीय विद्यालय का ये खाली वो अपने जुमलेबाज सरकार है, जुमले बहुत अच्छे बोलते हैं और लोगों को खाली झूठ के रास्ते पे चला सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने जो किया है, नई चीज कोई बता दें तो जहां पर की है। एम्स बता रहे हैं, IIT IIM आपने देखा था कहीं? नहीं,
पहले पास के राज्यों में भी देखा था। नहीं IIM का IIT का काम तो लगा हुआ था पहले का, इनकी सरकार आने से पहले काम लगा हुआ है। ये कहने की बात है, ये कहना अब ये कहेंगे वहां पर जू भी हमने बनाया, हमने ये भी वो बनाया, ये जो कह रहे हैं बेसिकली इसमें इन्होंने कोई ऐसी नई चीज नहीं बनाई है जिसके बारे में ये कह सकें। जहां तक आपके जो कैंडिडेट 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री, सुन लीजिए 2000 किसानों को दे रहे हैं। सुन लीजिए, आपको ये कह रहे हैं आपको दिखेगा नहीं। मेरी बात सुन लीजिए। जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने तो मेट्रो जम्मू में कई साल हो गए चलाए हुए। वो कह रहे थे वो वहां से क्या नाम कहते हैं, इन्हीं से पूछ लेते कहां से कहां तक चल रही थी मेट्रो। देखो मेट्रो के बारे में देखो कहीं कुछ हुआ होगा, लेकिन मेट्रो जो थी वो 2014 से पहले मैं बता दूं मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक थी। आज की डेट में मेट्रो जो है ये कह रहे हैं कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कहां से कहां तक चली थी, वो क्या था वो मेरे ध्यान में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मीठा मीठा गुड़ुक कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि जम्मू में मेट्रो की बात नहीं कर रहा मैं। मेट्रो जो है वो 20 शहरों में चल रही है आज की डेट में, पहले 5 शहरों में थी। जम्मू में नहीं चली ना, यहाँ से आप वोट मांग रहे हैं, इनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो जम्मू में पहले क्या था, वंदे भारत कहाँ थी? आज तो 2 वंदे भारत जम्मू कश्मीर को दी है। तो चलिए, आपने चाय वाले प्रधानमंत्री कहते हैं चीनी गायब कर दी आपने स्टोर से, जो सरकारी राशन डिपो होते हैं, चीनी खत्म। जब देश ने जब पिछले दिनों कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड के टाइम में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, और आज भी वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हम 80 करोड़ लोगों को आगे भी 5 साल तक राशन इन्होंने वादा किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब से आए हैं ये कहते हैं देश के अंदर 80 करोड़ गरीब परिवारों को 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं। अरे भाई 80 करोड़ 10 साल में कभी कम भी होने थे, वो 80 करोड़ ही रहने थे 10 साल में। 10 साल कोविड के बाद ही लगा लो। 22 अगर 20 के बाद भी 19 में शुरू हो गया था, अगर वहां से लेके अभी तक 80 करोड़ है तो वो कभी 70 भी होंगे, 75 भी होंगे। और 5 किलो राशन एक आदमी को आप जब देते हैं, क्या महीने का 5 किलो राशन खाता है एक आदमी? और जो बाकी लोगों का जो राशन है उसका रेट कहाँ कर दिया? जहां 12 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए किलो कांग्रेस के टाइम में चीनी खत्म कर, मैं बोल रहा हूँ, वो राशन खत्म कर दिया और उसको 27 रुपए किलो कर दिया। कहाँ फ्री दे रही है? कहाँ फ्री है? लोगों का बढ़ा दिया, पैसे तो बढ़ा दिए, राशन महंगा कर दिया। पहले आपको क्लियर कर दूं, जो 80 करोड़ वाला मसला है ये कोई मेरे बोलने से नहीं है, ये तो गूगल पर अवेलेबल है कि 80 करोड़ लोगों को, लेकिन सिर्फ 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया है। लोगों को मतलब क्या निकाला जाए कि वो 80 करोड़ अभी भी गरीब लोग हैं। 4 करोड़ लोगों को मैं बता दूं, एक ऐसा समय था हमारी पंचायत में, मुझे याद है, मकान के पैसे आते थे। कितने मकान के पैसे आए जी? 1.5 मकान के आए हैं, एक मकान पूरा और एक आधा रिपेयर के लिए। आज मेरी ही पंचायत में 14 मकान आए हैं। आज 4 करोड़ गरीबों को पक्की छत दी गई है, आवास योजना। हाँ, आज उज्ज्वला के तहत 13 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिए गए हैं। आज 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। आज कितने आंकड़े गिनने लगेंगे तो दुनिया भर के आंकड़े हैं। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि अब कांग्रेस के जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने तो विरोध करना, मैं उन पर एक रमन बालाजी रनसू में बोल रहे थे कि हेलीकॉप्टर परमिशन नहीं दी गई वहां पे, उन्हें बाद में शायद मिल गई थी, लेकिन रनसू में लाल सिंह भी आ रहे थे। देखो, जम्मू कश्मीर में एलजी की हुकूमत है, कोई उनका जो हुकूमत का मसला होता है, जो कोई अच्छा फैसला होगा तो वो आप एडमिनिस्ट्रेशन लपक लेंगे, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ वहां पर होगा वो देख लेंगे। वो कोई पक्ष हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का। जो इन्होंने इतने मुद्दे गिनाए, कहते हैं कि कितने मुद्दे इतने मुद्दे हैं, ये तो खत्म ही नहीं होंगे गिनाते जाए। मैं आपको एक बात कह के आपकी बात को उसका जवाब दे दूंगा। ये एक बात इन्होंने कही जी, कितनी चीजें गिना दें। आयुष्मान कार्ड हमने इशू किए, इतने लोगों को अभी बताया नहीं, इतना बेनिफिट दिया लोगों को, आयुष्मान कार्ड की इन्होंने बात की थी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा और पूरे देशवासियों को, इस सरकार ने आयुष्मान कार्ड देके बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर इसकी इंक्वायरी की जाए पार्लियामेंट के अंदर, ये सुनना क्यों नहीं चाहते? आप इंक्वायरी की बात करिए, घोटाला पहले ही आप कैसे कह सकते हैं? मैं घोटाला हुआ है। अच्छा, लोग मैं बता रहा हूँ, मरने के बाद लोग मर चुके थे,
थे ही नहीं, उनके पैसे सरकार के खातों से हॉस्पिटलों को पेमेंट की गई। वो हॉस्पिटलों को पेमेंट थोड़ी है, वो अमीरों के लिए पैसा है, उन लोगों की जेब में पैसा सरकार के खजाने से दिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। आज आपने देखा ये जो आपने अरबों रुपया जो घुमा फिरा के वहां पे खरीदा है, एसबीआई का जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल भी आ गया। कहां से आया ये पैसा जो है? आपके माध्यम से ये भी मैं पूछना चाहूंगा, आज तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड था, जिसको ऑपरेट प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और अपोजिशन का लीडर चलाया करता था। क्या जरूरत पड़ी थी आज के प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाने की? वो इसलिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड नहीं, वो भाजपा का फंड बनाया गया। उसमें कहा गया ना उसके ऊपर कोई आरटीआई लगेगी ना कोई ऑडिट होगा। चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का इन्होंने सवाल उठाया और केयर फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ी? उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक केयर फंड की बात नहीं है, बड़ी सारी चीजों के नाम बदले जा रहे हैं अब। और भी कई चीजें हैं जो मैं अभी बोलना चाहूंगा, तो और भी कई चीजें हैं जिनके नाम चेंज किए रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं, कंपनियों ने आपको पैसा, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात है वो तो कांग्रेस ने भी, उन्होंने भी लिया उसका फायदा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना था कि वो सत्ता में नहीं थे, वो किसी को डरा नहीं सकते थे या फायदा नहीं दे सकते थे, वो हर पॉलिसी नहीं बना सकते थे कि वो आपको फंडिंग दे दे, आप पॉलिसी बना दे। नहीं, वो हर पार्टी ले सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कंपनियां सामने आई जिनका प्रॉफिट कम था, उन्होंने बॉन्ड ज्यादा दिए थे। कंपनियों की जो बात है वो तो कई कंपनियां जो शेल कंपनियां थी वो तो हमने बंद करी है। जैसे 4 करोड़ मैंने राशन कार्ड की बंद करी, जो फेक थे, ऐसे कई कंपनियां थी जो सिर्फ कागजों में चलती थी, तो ऐसे हजारों की कंपनियां बंद करी गई है सरकार ने। अब देखो, मैं पहले ही आयुष्मान में घोटाला कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें एक ही नंबर ऐड किया गया था कहीं अब लोगों का। अब देखो, मैं अपने, क्योंकि कांग्रेस के जो हमारे जहाँ पर पैनलिस्ट हैं वो मेरे से बड़े हैं, मैं कहूंगा भाई जिनका नाता ही घोटालों से रहा हो तो वो घोटाले ही नजर आएंगे। कितने घोटाले, चाहे इनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो घोटाले में शामिल, चाहे कोई भी पार्टी का, आप चाहे मुलायम सिंह यादव हो, वो घोटालों में शामिल। अपने उनको तो बख्श दीजिए, वो अभी तो हाँ, उनके आगे सपुत्र। अच्छा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, वो घोटालों में शामिल। तो घोटालों के इतिहास में जो लोग शामिल हैं उनको घोटाले दिखते हैं। इंडिया गठबंधन में घोटालेबाज है इनका ये कहना। लालू जी को तो सजा भी हुई है, आप तो ज्यादा बेहतर जानते हो। उसमें क्या हर्ज है? जो गलत किया उसको सजा हो। हमें तो फिर उनका साथ क्यों दे रहे हैं आप? दे रहे, हम कहाँ साथ दे रहे? पर कैसे बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये कहना बड़ा गलत है। आज लालू जी अगर रात को बोल दें कि सुबह मैं आपके पास जा रहा हूँ, तो वो एक भी घोटाला नहीं रहता है। वो कौन सी मशीन है? वो बड़ी हैरानगी की मशीन की बात होती है। कौन सी मशीन है जो अगर लालू जी बोल दे, उनके बेटा बोल दे, तो आप उनको भी ले लेंगे? इनका ये कहना है, फिर घोटाले नहीं दिखेंगे आपको? ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी मशीन, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी पार्टी के अंदर आना चाहेगा, जो दूसरी पार्टियों के लोग छोड़कर पार्टी में आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि जो मोदी जी हैं वही एक गारंटी है, उनके साथ हमें चलकर फायदा है, उनके साथ चलेंगे तो हमारा अपना पॉलिटिकल कैरियर बचेगा। वो लोग आते हैं, सब अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे। लेकिन वो आते हैं। लेकिन जहां पर एक बात साफ है, जहां पर किसी से कोई अगर किसी पर एफआईआर है, किसी पर कोई केस है, कोई केस विड्रॉ नहीं हो रहा, जो भी घोटालेबाज आता है कोई उसके साथ भेदभाव नहीं करते हैं, वो साफ होके आ जाता है। ये बीजेपी वालों का कहना है, हमारे पास आ जाओ, आप दूध के दूल्हे हो जाओगे। आपने कुछ नहीं किया, आपने जो किया वो सब साफ हो गया, गंगा में पानी में बह गया। बाकी अगर कांग्रेस में रहोगे या किसी और पार्टी में रहोगे, आप जितने मर्जी साफ सुथरे क्यों नहीं है, लोगों के जितने मर्जी काम करो, देश के लिए जितना मर्जी अच्छा करो, आप घोटालेबाज हो। अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, कोई घोटाला नहीं, कोई पाप नहीं। तो डिबेट शो खत्म होने से पहले जो कांग्रेस का न्याय पत्र है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, और जो इन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर उसमें है क्या, क्योंकि लोगों से जुड़े मुद्दे उसी में होंगे और कुछ स्थानीय मुद्दे। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं तो क्या कोशिश रहेगी, और अगर भाजपा फिर से जीते हैं इनके उम्मीदवार तो उनकी क्या कोशिश रहेगी। न्याय पत्र आपका। हमारे जो कांग्रेस का जो कहना है कि अगर हम पावर में आते हैं, अगर देश हमारे ऊपर विश्वास करता है तो देश के अंदर इंसाफ होगा, नौकरियां मिलेंगी,
पब्लिक सेक्टर बढ़ाए जाएंगे। हर चीज में जो कांग्रेस कमिटेड होगी वो काम करेगी। ओल्ड एज जो अपनी जो पेंशन योजना, जितनी पुरानी पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे हिमाचल के अंदर, बाकी एक दो स्टेट में और जहां भी कांग्रेस ने वायदा किया, इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर लागू किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और वो काम करके दिखाया। अभी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर लोग कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। हम उन लोगों के अनुयायी हैं। आपके माध्यम से मैं पूरी स्टेट के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो पाबंदियां थी, ये रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, नौकरी नहीं ले सकता, ये महाराजा हरि सिंह जी ने अपने समय पे किया था और उसको आने वाली सरकारों ने उसको जारी रखा। आज चलिए 1 लाख रुपए की भी आपने घोषणा की है गरीब परिवार की एक महिला बिल्कुल, जो हमारे युवाओं को ट्रेनिंग के लिए, हमारे जो नेशनल लेवल पर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है खड़गे साहब, उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पूरा कमिटमेंट के मुताबिक पूरा किया जाएगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि पैसे कहाँ से लाएंगे, ऐसे बता दिया आपने, कोई हिसाब भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस इनकी तरह अनपढ़ों की जमात नहीं है। कांग्रेस के पास इकोनॉमिक्स थे, कांग्रेस के पास सूझबूझ वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते हैं देश के अंदर इकोनॉमी कैसे डेवलप की जाती है। कुछ दिखा रहे थे आप, ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भला साहब ने अपने कमिटमेंट जो की है, ये हमारी पूरी पार्लियामेंट हल्के के अंदर, ये मैं चाहूंगा हर एक आदमी तक पहुंचे, हर बच्चा इसको पढ़े और इसके ऊपर हम वायदा करते हैं कि अगर आप लोगों ने भला साहब के ऊपर, लाल सिंह जी के ऊपर, हालांकि लाल सिंह जी की किस्मत संदूकड़ी में बंद है, आप पता नहीं कहीं बिल्ले न पड़ जाए, बाकी जहां तक ताल्लुक है लोगों का पूरा विश्वास है। चलिए अब आपको वक्त दिया जाएगा पूरा। आपकी जो गारंटी की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और जो भी घोषणाएं आपने की हैं वो आप बता दीजिए ताकि जनता दोनों की सुन ले और फिर फैसला करे अपने वोट। मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह से कोई चीज वो प्रैक्टिकल से बिल्कुल बाहर, जैसे मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र भी थोड़ा सा पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि 1 लाख रुपया पर ईयर परिवार की एल्डर महिला को दिया जाएगा। हाँ, गरीब परिवार को, हाँ। गरीब परिवार तो एक महिला को, हाँ, एक महिला को। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा ये नहीं पता है। ये कैसे वादे हैं ये जनता को लुभाने के लिए, लेकिन ये जनता जी ने बनाया, लेकिन ये जनता समझ सकती है वित्त मंत्री ये कैसे पॉसिबल हो। लेकिन मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है। 2014 में लोगों ने विश्वास किया था उन पर, 15 लाख देने का वायदा किया था, उन्होंने काम किया, 15 लाख देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, इसलिए गारंटी है। अभी पहले उनका वक्त खत्म। मैं आपको बता दूं 2014 में उन्होंने जो गारंटी दी थी वो उन्होंने बहुत सारे वादे पूरे किए, इसीलिए लोगों ने उन पर विश्वास किया। 2019 में उनको हमें दोबारा मौका दिया और इसी तरह 2024 में दोबारा जनता ने मन बना लिया है। जनता जहां पर जाए वहां पर यही बात आती है, इस बार 400 पार, ये जनता की आवाज है। लेकिन 2 ही सीटों में अभी लड़ रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर तो जो हिंदुस्तान में 547, इसका फायदा देश में लेंगे आप 370 की बात करके। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में खासकर हम जहां पर हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं हमारा कोई मुकाबले की तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर बड़े आराम से जीत रहे हैं हम, और मैंने आपको दूसरी सीट पर भी बताया यहाँ पर हम लड़ रहे हैं, वहां पर हम जीत रहे हैं। बाकी जो स्ट्रेटजी है, एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने देखना था, वो देख लेंगे अपने साथ। जी जीत रहे हैं, दोनों सीटों पर जीत रहे हैं। ये इनका अच्छे दिन को ख्वाब देखे जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर 6 की 6 सीटें हारे हैं और जो 6 पर लड़ नहीं सकते वो 2 को जीतने की बात कर रहे हैं। ये तो दिन को सपने देखने वाली बात है। मैं इसमें सिर्फ एक बात कह दूं कि मैं बड़ी बार बीच में, वैसे यहाँ पर मैं रियासी में समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो रियासी क्या, जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें अब रियासी फॉल करता है, जहाँ तो मैं कह रहा हूँ सच में, मैं कभी बहस में पढ़ता भी नहीं उसमें, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को देखा है कि लोग बहुत ज्यादा विरोध भी करते हैं पार्टी का। इसमें मैं एक शेयर अर्ज करूंगा। एक शेयर है कि अगर वो हैं खफा तो खफा रहने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़े नहीं है।
सदाकत वही है जो हमारे दिल में है, सबके दिलों में उनकी जुबान थोड़ी नहीं है। तो जी। मैं आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा। सबके दिलों में उनकी जुबान थोड़े है, इस पर कोई शेर के साथ खत्म किया जाए? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये इनकी जो अपनी सोच है भारतीय जनता पार्टी वालों की, ये अपनी सोच है। इनको मैं एक चीज कह के, एक मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी समझ आ जाए, अगर राम रहीम ते मौला की ये समझ लिया फिर रौला की। बस मैं इतना ही कह के ये कहूंगा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का एतमाद लेके 6 की 6 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीत के पार्लियामेंट के अंदर जा रही है। एक सवाल आ गया आपके जवाब से कि अगर ये नहीं कर रहे काम तो आप मिलकर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अकेले तो आप चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे। नहीं, ये आपका कहना ऐसा है कि अकेले जब ये पता है कि देश के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो फिर जनता जवाब देगी ना, तो हाँ, आप तो इकट्ठे क्यों होगे? तो नहीं, इकट्ठे होके, जब जनता ही है ना, सब जगह जनता ही है, सब लोग इकट्ठे होके वो जनता जो देश के संविधान को, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने देश को दिया है, जब उसके ऊपर खतरे मंडलाने लगे, जब ये ऐसे काम कर रहे हैं बड़े ने, अब तो बोल दिया उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ये बताओ, जो जिस देश के अंदर बावे लोग जेल में हो और वोटों के लिए उनको सड़क में ले आए, वापस उनको पैरोल के ऊपर ले आए, वो कहाँ संविधान है? चलिए, ये संविधान में खतरा की, इसी के साथ खत्म करेंगे आपके जवाब के साथ। संविधान पर खतरे की ये बात कर रहे हैं, आपके नेताओं ने भी स्पष्ट की। ये संविधान वाला मसला भी बड़ा अजीब है। वैसे मैंने कांग्रेस का थोड़ा सा और घोषणा पत्र भी पढ़ा था, जिसमें संविधान के कुछ आर्टिकल्स का हवाला दिया गया था, और वो आर्टिकल कौन से थे? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 to 28 जो रिलीजन के बेस पे है। वैसे तो वहां पर एक जगह पर लिखा है, पहले कांग्रेस ने ये लिखा था कि जात पात को छोड़कर वोट करे, और जो जात पात जाति मजहब को छोड़कर वोट करे, और अपील में। और दूसरी जगह पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स का हवाला देकर, जो एक पार्ट है संविधान, हाँ, संविधान का दूसरा पार्ट भी था जिसमें आर्टिकल 44 आता था, जिसमें कॉमन सिविल कोड की बात आती है। तो वो सारी बातें छोड़ दी गई है, लेकिन एक बात को लेकर के भाई कुछ लोगों को स्पेशल अधिकार मिलने चाहिए, उनका एक अलग से संविधान बचना चाहिए, संविधान में उनको अलग से प्रावधान रहने चाहिए। ये बातें भी उसमें मैंने देखी है। जी, चलिए, तो कुछ कहेंगे? 2 लाइनों में खत्म करिए, मैं लंबा हो गया। नहीं, मैं ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ 4 जून का इंतजार मैं ये आपके माध्यम से सभी लोगों को प्रार्थना करूंगा जी कि सभी घर से निकल के ज्यादा वोट जरूर करें, अपनी मर्जी से करें। मर्जी से। और इन नेताओं को आपने सुना, अपने इनके दावे हैं, अपना पक्ष रख रहे थे। 26 अप्रैल को वोट जरूर करें, ताकि हमारी जो परसेंटेज है, रियासी जिले का अपना एक इतिहास है परसेंटेज या वोट परसेंटेज का, वो बरकरार रहे, और बल्कि पहले से भी ज्यादा वोटिंग इस बार जो है वो हो। फिलहाल इस डिबेट शो में इतना ही। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।